Hey guys, welcome to the A1 Commerce Classes channel. My name is Jatin and I pursuing CA. I am a CA फाइनेंस स्टूडेंट और मैं आपको स्टैट्स नंबर पढ़ाऊंगा। हम ज्यादा बातें ना करते हुए चलो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलेगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ जी गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, सिंपल एंड वेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी इसके बाद। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको मेजर सेंटर टेंडेंसी का ट्रेडिशनल मीनिंग बताने से पहले अब कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और पर सब्जेक्ट में मार्क्स हैं। अब इसमें क्या है, मैं आपको एक एवरेज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से एक सिंगल डिजिट वर्ड कैसे होल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। इसी में जैसे मान लो क्लास में 10 ही स्टूडेंट है, राहुल, जतिन, वरुण, अंशुमन, गीता एंड सो। अब इसमें नीचे टोटल एंड एवरेज क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है कि राहुल के इतने मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, जतिन के इतने आए हैं, वरुण के इतने आए हैं, अंशुमन के इतने आए हैं। लेकिन हम जब अपने क्लास में ही स्टूडेंट से और एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम ऐसे पर स्टूडेंट्स को लेकर कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम होल क्लास को एज अ सिंगल डिजिट नंबर, जैसे कि मैंने पूरी क्लास के मार्क्स का एवरेज कर दिया, पूरी क्लास के स्टूडेंट से कितने बच्चों के मार्क्स इंग्लिश में जो आए हैं उनका एवरेज कर दिया। अब क्लास ए का मैंने क्लास बी के साथ कंपैरिजन किया, इट्स कंपैरिजन टूल आल्सो। जब मैं आपको ट्रेडिशनल मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा किस तरह से ये सब आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। जो मेजर सेंटर टेंडेंसी है, इसके भी कई टाइप होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। अभी मैं स्पेसिफिकली मीन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आगे भी और बातें करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इकोनॉमिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स की एवरेज गई है ऑल स्टूडेंट्स की। और अगर पर स्टूडेंट की बात की जाए तो पर स्टूडेंट में हमारा अंशुमन बहुत होशियार है। इसके टोटल स्टूडेंट में मार्क्स गए हैं 85.75%, ठीक है ना। हाँ जी गाइस, तो अब हम देखते हैं इसके ट्रेडिशनल मीनिंग को कि मेजर सेंटर टेंडेंसी का ट्रेडिशनल मीनिंग क्या बोलता है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि कैसे एक पूरे होल डाटा को एक सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट करता है, जैसे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही इसकी कुछ डेफिनेशन दी है। आइए देखते हैं। A measure center tendency is a single value that attempt to describe set of data by identifying the central position, कि वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में वो उसकी एवरेज फिट हो रही है। 10 स्टूडेंट के मार्क्स को एक सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट कर दी है विद दैट सेट ऑफ डाटा। एज सच मेजर सेंटर टेंडेंसी आर समटाइम कॉल्ड मेजर सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन इसके लिए कि वो जो एवरेज है वो होल डाटा के, जैसे एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, उसके बीच में वो डाटा वो एवरेज फिट बैठती है, इसलिए कहा जाता है। इसलिए मेजर सेंटर टेंडेंसी को सेंट्रल लोकेशन भी कहा जाता है। अब उसकी दूसरी डेफिनेशन बताएं तो वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें इसका मीनिंग बता देती है। एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। जैसे पर सब्जेक्ट की बात की जाए, जब पर स्टूडेंट के मार्क्स की बात की जाए, जब हम उसके एवरेज पर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो एवरेज पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि स्टूडेंट्स में जब हम जाते हैं कि 64.1, 74.9, ये क्या है, ये होल स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, वो 10 के 10 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसके एक जो एवरेज है वो चीज है। 10 स्टूडेंट के मार्क्स को एक डिजिट रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो हम ये बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट के टोटल सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर पा रहा है वो। हाँ जी गाइस, तो अब हम बात करते हैं मेजर सेंटर टेंडेंसी मीन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आप इन ऑब्जेक्टिव्स को मेरे पीछे दी गई डेफिनेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब डेफिनेशन क्या बोलती थी, डेफिनेशन बोलती थी अ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। मेजर सेंटर टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू क्या है, अब सिंगल वैल्यू का मतलब है
कि आपके पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल ली थी, हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स से ऑन एन एवरेज मैंने एक फिगर निकाल दी, इस सिंगल वैल्यू, यानी कि पूरे होल ग्रुप को एक फिगर डिस्क्राइब कर रही है, एक फिगर बता रही है कि होल ग्रुप एवरेज ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स गेन कर रहा है, ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स गेन कर रहा है। अब अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब सेट ऑफ डाटा वही ना कि होल ग्रुप में आकर अपना बताने की एवरेज कितनी आई है। और अगर दूसरी डेफिनेशन जो मेरी छोटी डेफिनेशन है उसके ऊपर गौर किया जाए तो एवरेज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट अ होल ग्रुप वही फिर से वही बात की जा रही है कि होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो 10 की एवरेज कितनी है, या फिर पर स्टूडेंट एक स्टूडेंट में 4 सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कैसे हैं। अब जरा इस पे थोड़ी सी डेफिनेशन को हम ऑब्जेक्टिव के साथ आकर लिंक करते हैं। आइए अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा वही आ गया कि कैसे डेफिनेशन हमें बता रही थी कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। अब 10 स्टूडेंट्स को चलो छोड़ दो, कोई बड़ी एग्जांपल देते हैं, क्रिकेटर की बात कर लेते हैं, थोड़ी क्रिकेट की बात करते हैं ना तो आपको मजा भी आएगा। अब मान लो विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली है तो अब विराट कोहली का हमने बताना है कि उसने पर मैच कितना स्कोर किया। विराट कोहली आएगा, हर मैच में 40 स्कोर करेगा, 50 करेगा, 60 करेगा, सेंचुरी लगाएगा, 150 लगाएगा, डबल सेंचुरी लगाएगा। अब ऑन एन एवरेज विराट कोहली कितना स्कोर कर रहा है, उसकी एवरेज झलकती है वो 60 पर मैच, 60 स्कोर करने की एवरेज वो कैसे आई है, वो इसी तरीके से तो आई है कि उसके नंबर ऑफ मैचेस, हर मैच में कितना स्कोर किया है उसकी एवरेज कर दी गई है। और क्या किया गया है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन होल ग्रुप, भाई कितने, जैसे विराट कोहली 100, 200, 150 मैच खेल चुका है। अब 100, 150 मैच की उसकी ऑन एन एवरेज कितनी है, कितने मतलब ऑन एन एवरेज 100, 150 मैचों में वो कितने स्कोर कर रहा है, पर मैच कितने स्कोर कर रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो सब प्रेजेंटेशन होल ग्रुप की एक हेडिंग हमें रिप्रेजेंट करती है। क्या है कि हमारे 150 मैचों का जो उसने सेंचुरियां लगाई हैं, डबल सेंचुरियां लगाई हैं, जो उसने 40-50 रन बनाए हैं, ऑन एन एवरेज उसने कितने रन बनाए हैं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस में किस तरह से हेल्पफुल करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस में इस तरह से हेल्पफुल करता है। जैसे हम कंपेयर करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, रोहित शर्मा और विराट कोहली के काफी कंपेरिजन किया जाता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। पीछे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर में किया जाता था, सचिन तेंदुलकर और सहवाग में किया जाता था। अब ये कंपैरिजन कैसे होता है, अभी कंपैरिजन इस तरह से होता है कि हम उनकी ऑन एन एवरेज निकालते हैं कि उसने पर पिछले आने वाले 10 मैचों में कितना स्कोर किया, विराट कोहली ने कितना स्कोर किया, रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया। अब मान लो जो विराट कोहली की ऑन एन एवरेज निकलती है वो 55 निकलती है और रोहित शर्मा की ऑन एन एवरेज निकलती है 60, तो इससे हम ये कहेंगे कि आने वाले मतलब पीछे गए हुए जो 10 मैचेस हैं उसमें विराट कोहली से ज्यादा बढ़िया रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया है। पीछे जो 10 मैचेस गए हैं उसमें विराट कोहली से ज्यादा रोहित शर्मा ने ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया है, ठीक है। अब हेल्पफुल इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किस तरह से हेल्प करता है। अब तो इसका जो लिंक है वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी से है, बट मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हम आपके स्कूल में होता है ना कि आपको 33% क्राइटेरिया होता है पासिंग का, किस स्कूल में होगा 40% क्राइटेरिया, वो क्या है वो उनकी पॉलिसी है, उनकी एक पॉलिसी है जो स्टूडेंट को पास या फेल होने के बीच का क्राइटेरिया है कि अगर आपके 40% आएंगे तो भी आप पास होंगे, नहीं तो आप फेल हो। अब 40% आए, 40% कैसे पता चलेंगे, वो एवरेज करके, जो आपके 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट है, अपना अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अपना स्टैट्स हो गया, अपना इंग्लिश हो गया, अपना पंजाबी हो गया, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अब उनके ऑन एन एवरेज करके देखेंगे क्या 40 बनते हैं। इंडिविजुअल भी देखेंगे और ऑन एन एवरेज तो चलो क्या देखने का, इंडिविजुअली देखते हैं, ठीक है। अब और लोग कई कंपैरेटिव एग्जाम्स में इंडिविजुअल के साथ साथ एग्रीगेट भी देखते हैं। एग्रीगेट कैसे देखते हैं, वो इसी तरीके से देखते हैं कि हाँ जी कितना बन रहा है, क्या उसका क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि जैसे मैं सीए कर रहा हूँ, सीए में इंडिविजुअल क्राइटेरिया होता है कि हमें 40 लेने होते हैं, 40% पर सब्जेक्ट लेने होते हैं और ओवरऑल 50% लेने होते हैं। तो वो 50% कैसे देखते हैं, वो इसी तरह से देखते हैं एवरेज करके। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, नेचुरल कंसिस्टेंसी यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। आप जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपको किसी चीज की एवरेज करनी है, अगर आपको किसी चीज का निकालने की एक फिगर में मेरे को बताओ कि ये पूरा डाटा, ये 100 का डाटा, ये 50 का डाटा है,
ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर लाई करता है, कितनी वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, वो इसी तरीके से निकलेगा। अब ब्रीफ बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इससे स्टैट्स के लोग एनालाइज करते हैं। अब कैसे, अब स्टैट्स के ऊपर, स्टैट्स से कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। स्टैट्स से इवन जो शेयर में पैसे लगाए जाते हैं वो स्टैट्स की हेल्प से लगाए जाते हैं। स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का मेल होकर, कुछ फाइनेंशियल की नॉलेज होकर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बढ़िया क्रिकेटर है, ठीक है। कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कौन से देश की ज्यादा है, कौन सा देश कितना जल्दी ग्रो कर रहा है। ये सब चीजें हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं इस टूल की वजह से। हाँ जी गाइस, तो अब बात करते हैं कि कुछ एसेंशियल फीचर्स के बारे में। मेजर सेंटर टेंडेंसी के जो ये मेन फीचर जो है, ये मेजर सेंटर टेंडेंसी के हैं। मेजर सेंटर टेंडेंसी में आगे फर्दर टाइप्स आती हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इसी टाइप के बारे में मैं आपसे अगली स्लाइड में बात करूंगा। अब ये कुछ एसेंशियल जो फीचर्स हैं वो मेजर सेंटर टेंडेंसी के, मतलब मीन के भी हैं, मीडियन के भी है और मोड के भी हैं। कुछ होंगे जो मीडियन को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो मोड को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ होंगे जो मीन को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब हमारी जितनी डिस्कशन हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अब कुछ जो बातें हैं, कुछ जो पॉइंट्स है वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। जैसे जब मैं आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, मेजर सेंटर टेंडेंसी मीन की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टियां हमें क्या बोलती हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें क्या बोलती हैं। जब मैं उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूंगा ना, तब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जब मैं उसकी बताऊंगा ना आपको, तब आपको इन पॉइंट्स की क्लैरिटी और बढ़ेगी कि कैसे, हाँ, ये पॉइंट्स किस तरह से बने हुए हैं। चलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऐसे है कि ये जो डाटा को हम एक फिगर में एस्टेब्लिश कर देते हैं, ये पूरे डाटा को जैसे हम पूरे एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसका जो सिस्टम है, उसके जो फॉर्मूला बने हुए हैं, ये फॉर्मूला बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, एक मतलब एक रूल है, एक तरीका है, एक सेट ऑफ माइंड है, एक थॉट है उसके पीछे। और थॉट क्या है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरह से वो थॉट चलती है, क्या है वो। मतलब बहुत वेल डिफाइंड फॉर्मूले बनाएंगे। अगर आप फॉर्मूलों को समझ जाएंगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। वेल डिफाइंड है, इजी टू कैलकुलेट है। अब इजी टू कैलकुलेट कैसे है, अब 10 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज करना है तो क्या करना है, टोटल करना है, डिवाइड बाय 10 करना है। कितना सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू अंडरस्टैंड है, समझना, मतलब समझना कितना इजी है यार। एक फिगर है, विराट कोहली की एवरेज क्या है, 60 है। सीधा सीधा पता चलता है हर मैच में आकर विराट कोहली 60 स्कोर करेगा ही करेगा। हर मैच में आकर अपोनेंट की बात लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। बेसिस ऑफ ऑल डाटा, बेसिस ऑफ ऑल डाटा यानी कि जो एवरेज निकल रही है वो सारे डाटा को मिलाकर निकलती है, वो सारे डाटा को कंक्लूड करके निकलती है, किसी डाटा को छोड़ा नहीं जाता। अब अगली क्राइटेरिया सैम्पलिंग का है। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था। अब किसी में आता है 100, 200, 500, 1000 की सीरीज है। 1000 की सीरीज का एवरेज कैसे करेंगे यार, ठीक है। बंदा तो पागल हो जाएगा यार। कईयों में तो करोड़ों की होगी। हमारे देश की पर कैपिटल इनकम निकालनी है, पर कैपिटल इनकम निकालनी हमारे देश में 130 करोड़ के बाद ही है। ये तो हमारा पिछला डाटा बताता है। अब कुछ सालों में तो बड़ी भी होगी, 135 करोड़ तक पहुंच गई होगी। अब किस तरह से निकालेंगे, वो सैंपलिंग से ही निकलती है कि हम अपने देश के कुछ चुनिंदा नागरिकों की सैंपलिंग कर लेते हैं, कुछ ऑन एवरेज निकाल लेते हैं कि इतने ही परसेंट इन क्लास को लेना है, इतने परसेंट इस क्लास को लेना है, इतने परसेंट इस क्लास को। जैसे अपर लिमिट में जैसे 2 लाख से ऊपर की सैलरी कितने लोगों की है, 1 लाख से नीचे की कितनी है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में कितनी की है, किसी की सैलरी 50 लाख के हैं तो उसके क्राइटेरिया क्लास कैसे रखना है, ये सैंपलिंग में हम डिसाइड करते हैं। सैंपलिंग लेने का भी तरीका होता है जो हम आने वाली कभी वीडियोस में हम देखेंगे। नॉट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता है। ये बेसिकली मीडियन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, मीन के ऊपर नहीं, क्योंकि मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है। अब मीडियन कैसे नहीं होता और मीन कैसे होता है, ये मैं जो डिटेल डिस्कशन करूंगा ना आपके साथ, तब मैं बताऊंगा इस पॉइंट को। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू
एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या है, एक एब्सोल्यूट होल वैल्यू में आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। अब जैसे विराट कोहली का 60 एवरेज आई है, 60 एवरेज क्या आई है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू आई है जो हमें बताती है कि विराट कोहली ने 200 मैच खेले हैं, वो 200 मैच में पर मैच में अगर 60 स्कोर करता ही करता है, ठीक है ना। अब फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, अब इसमें बायस कैसे नहीं होती है, सिर्फ बायस इस तरह से नहीं होती है कि हम जब डाटा का एवरेज करते हैं तो हम सारे डाटा को ही लेंगे ना। अब जैसे पर कैपिटल इनकम निकालते हुए, हम क्लासिफिकेशन करते हुए, सारा काम करते हुए बायसनेस को इग्नोर करके ही चलेंगे ना, तभी हमारे पास करेक्ट डाटा आएगा। तो इसमें बायसनेस होती है, सैम्पलिंग लेने में बायसनेस होती है, बट फिर भी देखेंगे हम कैसे कैसे बायसनेस होती है और कैसे बायसनेस नहीं होती है, ये हम एक डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर होगी जब मैं इसकी डिसएडवांटेज बताऊंगा ना। इसकी एडवांटेज मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन भी कर लूंगा तब मैं एक बार कंक्लूड कर दूंगा आपको कि हाँ किस तरह से कौन सा फिगर, कौन सा पॉइंट किस तरह से लाई करता है, ठीक है ना। अब पॉसिबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरी टाइप ऑफ डाटा, एवरी टाइप ऑफ डाटा कैलकुलेशन करने की पॉसिबिलिटी है। अब वो कैसे, देखिए हम ओनली एवरेज किसकी निकाल सकते हैं, किसकी नहीं निकाल सकते हैं, मुझे तो ये बताओ पहले। क्रिकेट के स्कोर में निकाल दिया, विराट कोहली की एवरेज निकाल दिया यार हमने, पर कैपिटल इनकम निकाल दिया यार हमने, हम स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हमने वो निकाल दिया यार, हमारे खर्च कितना है यार टोटल वो निकाल दिया यार। मतलब हर एक चीज में हम निकाल सकते हैं। तुम नाम लो किसी चीज का, उस वे में ये एप्लीकेबल है, उस चीज में एप्लीकेबल है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें इस चीज की एप्लीकेबिलिटी ना हो, ठीक है ना गाइस। हाँ जी गाइस, तो अब हम देखते हैं मैचर सेंटर टेंडेंसी के कुछ टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट में कि मैचर सेंटर टेंडेंसी के टाइप्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आता है अर्थमेटिक मीन, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन एंड वेटेड मीन। उसके बाद हमारा आता है पोजीशन एवरेज। पोजीशन एवरेज में हम देखते हैं मीडियन, पार्शनल वैल्यू, मोड और कमर्शियल एवरेज। कमर्शियल एवरेज में हमारा आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे कि मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, पार्शल वैल्यू क्या होती है, कमर्शियल वैल्यू क्या होती है। ये सब हम आगे डिटेल में वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे क्या क्या होता है। हाँ जी गाइस, तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि हमने इस वीडियो में अब तक क्या पढ़ा। हमने इस वीडियो में देखा कि मैचर सेंटर टेंडेंसी मीन का मतलब क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी टाइप क्या है। मीनिंग में हमने देखा कैसे मेजर सेंटर टेंडेंसी एक होल डाटा को एक सिंगल वैल्यू से, एक सिंगल फिगर से कैसे रिप्रेजेंट करता है। उसके फीचर देखिए, कैसे वो कितना कैलकुलेट करना कितना आसान होता है, कैसे वो हमें स्टैटिस्टिकल टूल की तरह हमें हेल्प करता है, कैसे वो हमारी इकोनॉमी में हमें देखने में हेल्प करता है कि कौन सी कंट्री की इनकम कितनी ज्यादा है, कौन सी कंट्री कितनी ग्रो कर रही है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर से बताया था कि कैसे विराट कोहली हर मैच में कितना स्कोर कर रहा है, कैसे हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है, पर कैपिटल इनकम क्या है। मार्क्स के आपको एक चार्ट दिखाकर मैंने बताया था कि हाँ कि कैसे पर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं और पर सब्जेक्ट वाइज पर स्टूडेंट के मार्क्स कैसे हैं। इससे मैं मैचर सेंटर टेंडेंसी को पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अगले जो वीडियो आएगी गाइस, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके डिटेल मीनिंग के बारे में। इसमें स्पेसिफिकली आपको मीन के बारे में बताऊंगा, कि मीन क्या चीज होती है, मीन कैलकुलेट कैसे होता है, मीन के कैलकुलेट करने का फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।